मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत विचार गोष्ठी प्रविधि। इससे पहले की क्लास में हमने गृहकार्य के विषय में कि गृहकार्य देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, गृहकार्य की बालक के जीवन में क्या आवश्यकता है, गृहकार्य के द्वारा अधिगम किस प्रकार से प्रभावित होता है। गृहकार्य के माध्यम से हमने तय किया था, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने गृहकार्य के पक्ष में और विपक्ष में दो प्रकार के मत प्रस्तुत किए थे कि गृहकार्य की क्यों आवश्यकता है और गृहकार्य क्यों देना चाहिए, और दूसरे शिक्षा शास्त्री बोलते हैं कि गृहकार्य क्यों नहीं देना चाहिए। तो बात यह है कि अब हमारी, इससे पहले हमने पढ़ी थी व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि प्राचीन विधि होने के साथ साथ भी उच्च स्तर पर बहुत महत्व रखती है कि वर्तमान में हालांकि उसका इतना प्रभाव नहीं है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आती है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में पूरी तरह से शिक्षा प्रक्रिया बालक पर केंद्रित होती है, जबकि प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति में पूरी प्रक्रिया शिक्षक पर केंद्रित होती थी। अब उसके बाद हमने सामूहिक वाद विवाद पर चर्चा की थी कि जिसमें शिक्षक एक समूह को अध्ययन कराता है, शिक्षक का कार्य केवल पद प्रदर्शन करना होता है। अब आती है विचार प्रविधि, विचार गोष्ठी प्रविधि, जिसे हम कहते हैं सेमिनार टेक्निक। शिक्षण का एक सतत क्षेत्र स्मृति से चिंतन तक जो कार्य करता है, शिक्षण का जो सतत क्षेत्र है स्मृति से चिंतन तक, स्मृति लेवल से चिंतन स्तर तक कार्य करने की प्रक्रिया। स्मृति लेवल जो होता है बालक का प्राथमिक लेवल होता है, जिसमें बालक केवल शिक्षक द्वारा जो बताया जाता है उसे याद करने की कोशिश करता है, जो उसे याद रखता है, उसमें उसे किसी प्रकार का तर्क करने की क्षमता उसमें उस समय तक डेवलप नहीं होती है। जब बालक बड़ा हो जाता है, उसका स्तर हाई लेवल का जब हो जाता है, तो वह शिक्षक की बात को एज इट इज़ ग्रहण नहीं कर पाता। उसकी मानसिक शक्ति इतनी विकसित हो जाती है कि जब शिक्षक द्वारा कुछ बताया जाता है तो वह उसके विषय में तर्क करता है कि क्या यह उचित है या अनुचित है, क्या ये मेरे लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। जबकि प्राथमिक लेवल पर बालक केवल स्मृति स्तर में रहता है, उसे जैसा बताया जाता है वह उसके विषय में कोई विचार नहीं करता कि यह उचित है या अनुचित है, या यह उसके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी, यह सही है या यह गलत है। तो यह स्मृति लेवल से चिंतन स्तर तक कार्य करती है। शिक्षण का जो क्षेत्र होता है वह स्मृति से चिंतन स्तर तक होता है, वह व्यापक होता है। विद्यालय महाविद्यालयों का शिक्षण अन्वेषण स्मृति स्तर तक ही सीमित रहता है। विद्यालय और महाविद्यालयों का शिक्षण और अन्वेषण केवल स्मृति लेवल तक ही स्थिर रहता है, उसमें वहाँ पर चिंतन की आवश्यकता बालकों को नहीं होती है, जबकि अधिक से अधिक बोध स्तर पर संभव हो पाता है। जबकि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय शोध संस्थानों में अन्वेषणात्मक परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जो चिंतन स्तर की अधिकतम परिस्थितियों को प्रोत्साहित कर सके। ऐसी परिस्थितियों में मानवीय अंतःक्रिया से उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं क्षमताओं को विकसित किया जाता है। ज्ञानात्मक योग्यताओं और क्षमताओं को विकसित किया जाता है। ये कहते हैं कि विद्यालयों में जो माध्यमिक लेवल तक के विद्यालय होते हैं उनमें बालक का जो शिक्षण होता है वह स्मृति लेवल तक स्थिर रहता है। जब वह विश्वविद्यालय लेवल पर आता है, शोध संस्थानों पर आता है, महाविद्यालय लेवल पर जब विद्यार्थी प्रवेश करता है तो उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वह कैसी होनी चाहिए, चिंतन स्तर की होनी चाहिए, तभी विद्यार्थी का अधिगम विकसित हो सकेगा। इस प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के शिक्षण अन्वेषण प्रतिमान शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता है, आशुभाषण प्रतियोगिता है, निबंध है, सेमिनार है, सम्मेलन है, अनुकरणीय वर्कशॉप है, सामूहिक वाद विवाद है। ऐसे छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स महाविद्यालय लेवल पर शिक्षकों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम विचार गोष्ठी प्रविधि का यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं, जो कि कौन से स्तर पर कार्य करती है, चिंतन स्तर पर और उच्च स्तरीय लेवल पर काम करती है। यानी उच्च स्तरीय विद्यार्थी ही, उच्च स्तरीय लेवल के विद्यार्थी ही इस प्रविधि को काम में ले सकते हैं, इस प्रविधि के माध्यम से अधिगम कर सकते हैं।
अब है विचार गोष्ठी प्रविधि के उद्देश्य। विचार गोष्ठी प्रविधि, विचार गोष्ठी अन्वेषण की ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतर प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। विचार गोष्ठी प्रविधि विचार गोष्ठी प्रविधि अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है, विचार गोष्ठी अनुदेशन की ऐसी प्रविधि है विचार गोष्ठी अन्वेषण की ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंतः प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है। अंतः प्रक्रिया की उत्पन्न की जाती है। विचार गोष्ठी अन्वेषण की ऐसी प्रवृत्ति है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंत प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, यानी शिक्षक के द्वारा ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें छात्र चिंतन स्तर का अधिगम कर सके, उसे सोचने की आवश्यकता पड़े, उसे तर्क करने की आवश्यकता पड़े, उसकी विवेक शक्ति जागृत हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति शिक्षक के द्वारा उत्पन्न की जाती है, किसमें है? विचार गोष्ठी प्रविधि के अंतर्गत, जिसमें भिन्न भिन्न समूहों में छात्रों को डिवाइड कर दिया जाता है, कोई समस्या दे दी जाती है और उस समस्या के पक्ष और विपक्ष में, उस समस्या के समाधान में, उस समस्या से संबंधित तथ्य प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक छात्र को बुलाया जाता है, प्रत्येक छात्र को आमंत्रित किया जाता है कि आप इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो वह ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिससे क्या होता है, प्रत्येक छात्र को पार्टिसिपेट करना होता है। तो प्रत्येक छात्र अपने लेवल पर जैसा उसके संबंध में वह सोचता है, जैसा उसने ज्ञान ग्रहण किया है, जैसा उसने सीखा है, वैसे ही विचार वह प्रस्तुत करता है। वह पक्ष में भी हो सकते हैं किसी समस्या के और किसी समस्या के विपक्ष में भी वह हो सकते हैं। इस प्रविधि को विभिन्न स्तर पर अन्वेषण परिस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब है विचार गोष्ठी प्रविधि के उद्देश्य। विचार गोष्ठी के उद्देश्य तो मैंने आपको अर्थ समझाया। विचार गोष्ठी अन्वेषण की ऐसी प्रविधि है जिससे चिंतन स्तर के अधिगम के लिए अंत प्रक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, क्योंकि शिक्षण का जो क्षेत्र है, शिक्षण का जो सतह क्षेत्र है वह स्मृति लेवल से चिंतन स्तर की ओर बढ़ता है। विद्यालयी स्तर तक बालक का जो लेवल होता है, बालक का जो स्तर होता है वह स्मृति स्तर पर कार्य करता है, लेकिन जैसे जैसे बालक महाविद्यालय में प्रवेश करता है, विश्वविद्यालय में प्रवेश करता है, शोध संस्थानों में प्रवेश करता है, तो उसका लेवल, उसका स्तर बढ़ जाता है और उसे किस पर कार्य करना होता है? चिंतन स्तर पर कार्य करना होता है, शिक्षण ग्रहण करना होता है। अब आती है बात विचार गोष्ठी प्रविधि के उद्देश्य। विचार गोष्ठी प्रविधि के उद्देश्य क्या क्या हैं? विचार गोष्ठी प्रविधि के उद्देश्य। देखिए, प्रजातांत्रिक राष्ट्र समाज के लिए सेमिनार प्रविधि बहुत अधिक उपयोगी है। सेमिनार प्रविधि प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लिए और प्रजातांत्रिक समाज के लिए, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रस्तुत करने का स्वतंत्र अधिकार दिया गया है, वह उसके पक्ष में और विपक्ष में
स्वतंत्र रूप से वाचन कर सकता है। तो ऐसे समाज के लिए सेमिनार प्रविधि बहुत उपयोगी होती है। इस प्रविधि के उपयोग से ज्ञानात्मक और भावात्मक उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रविधि के उपयोग से व्यक्ति में ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। सेमिनार के उद्देश्यों को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य और एक भावात्मक उद्देश्य। अब पहला बात आती है ज्ञानात्मक उद्देश्य की। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य है जिसे हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं और भावात्मक उद्देश्य जिसे हम अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ऐसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र और समाज के लिए यह प्रविधि बहुत उपयुक्त मानी जाती है। पहली बात आती है ज्ञानात्मक उद्देश्यों की। इस प्रविधि के प्रयोग से अधिगम की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इस प्रविधि के प्रयोग से, विचार गोष्ठी प्रविधि के प्रयोग से ऐसी परिस्थितियां बालक के लिए उपस्थित की जाती हैं जिससे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति वह कर सके। अब ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में क्या है देखिए, विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में हम किसको महत्व देते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होती है, कौन कौन से ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमताओं का विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना। संश्लेषण और मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। संश्लेषण और मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। पहला है विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना, संश्लेषण और मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना, निरीक्षण और अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास करना। निरीक्षण और अनुभवों के प्रस्तुतिकरण निरीक्षण अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास करना। किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने और उससे संबंधित किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने, किसी प्रकरण संबंधी तथा उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना।
देखिए ये ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। विचार गोष्ठी प्रविधि के द्वारा जो उद्देश्यों की प्राप्ति बताई गई है, दो उद्देश्यों की, ज्ञानात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्यों के रूप में हमारे पास ये 4 बिंदु हैं कि इसके ज्ञानात्मक उद्देश्यों में विश्लेषण और आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास किया जाता है। विचार गोष्ठी प्रविधि के द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्यों के रूप में छात्रों में विश्लेषण और आलोचना करने की, आलोचना का मतलब ये नहीं है कि हम बुराई करें, किसी के विपक्ष में बोलें। आलोचना का मतलब है कि हम उसकी एक तरह से समीक्षा कर सकें कि वास्तव में क्या इसमें सही है और क्या इसमें गलत है, और विस्तार से हम उस बिंदु को, उस विषय वस्तु को का अध्ययन कर सके। ऐसी क्षमताओं का विकास करना। संश्लेषण और मूल्यांकन की योग्यता का विकास करना। कोई समस्या हमारे सामने दी गई है, कोई पाठ हमारे सामने दिया गया है, कोई टॉपिक हमारे सामने दिया गया है, हम उसमें, हमारे अंदर ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम उसका संश्लेषण कर सकें, सार निकाल सकें, एक शीर्षक हम उसमें से निकाल सकें और उसका मूल्यांकन, उचित मूल्यांकन कर सकें। ऐसी विचार गोष्ठी प्रविधि के द्वारा हमारे अंदर क्षमताएं विकसित की जाती है। ऐसे उद्देश्य, इन ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयत्न किया जाता है। निरीक्षण, अनुभवों के प्रस्तुतिकरण, जो हमने देखा है अभी तक, जो हमने महसूस किया है, जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, उसको प्रकट करने की, उसको रिप्रेजेंट करने की कैपेसिटी हमारे अंदर विकसित हो सके। किसी प्रकरण संबंधी स्पष्टीकरण करने और उसकी समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। कोई प्रकरण हमें दे दिया गया है, कोई करंट की समस्या हमें दे दी गई है, उसका स्पष्टीकरण हम उचित शब्दों में कर सके और उस समस्या के प्रति, अगर वह समस्या वास्तव में गंभीर रूप ले रही है तो उसके प्रति हम संवेदनशीलता भी व्यक्त कर सके। ऐसी भावनाओं का विकास हमारे अंदर किया जाता है। ऐसी भावनाओं का, ऐसी क्षमताओं का विकास करने का प्रयास किया जाता है। कौन सी विधि के द्वारा? विचार गोष्ठी प्रविधि के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे विचार एक साथ मिलते हैं। हम, हो सकता है किसी दृष्टिकोण से हमारा दृष्टिकोण गलत हो, भिन्न हो, तो क्या हमारा दृष्टिकोण सही है, इसकी समीक्षा हम आपस में कर सकते हैं। जो विचार हमारे पास आए हैं उससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उसका हम संश्लेषण कर सकते हैं, कि उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि वास्तव में हमारा दृष्टिकोण सही था इस समस्या को लेकर या हमारा दृष्टिकोण गलत था। तो इस प्रकार की क्षमताओं को ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया है और विचार गोष्ठी प्रविधि के माध्यम से इनको प्राप्त करने का प्रयास किया। हम भावात्मक उद्देश्यों की, देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य के आपके समझ में आ गया। विश्लेषण, आलोचनात्मक क्षमताओं का विकास करना, संश्लेषण और मूल्यांकन क्षमताओं का, योग्यता का विकास करना, निरीक्षण, अनुभव के प्रस्तुतिकरण की योग्यता का विकास करना, क्षमता उत्पन्न करना, किसी प्रकरण के संबंधी को स्पष्ट करना, समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना, कि किसी समस्या, कोई समस्या अगर समाज में उत्पन्न हुई है, कोई समस्या हमारे सामने आई है, तो उसको हम किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य सेमिनार में भाग लेने से उच्च भावात्मक पक्षों का विकास भी होता है। सेमिनार्स को अटेंड करने से बालकों में उच्च भावात्मक पक्षों का भी विकास होता है। यानी कि मैंने अभी बताया कि हमारे इमोशंस की ज़्यादा आवेश, किसी के प्रति सिंपैथी, संवेदनशीलता, इस तरह की भावनाओं का विकास हमारे अंदर होता है। तो इसमें क्या है, अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचार और दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास होता है। बिल्कुल राइट। अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचारों और दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास होता है।
अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचारों। देखिए सेमिनार्स में मैंने बताया कि बहुत सारे ग्रुप्स हमारे सामने उपस्थित होते हैं, किसी समस्या के पक्ष में और विपक्ष में, दोनों ही साइड से बोलने वाले हमारे सामने होते हैं। यानी कि हम हो सकता है उसके पक्ष में हो और अगला आदमी जो हमारे सामने बोल रहा है, सामने वाला विपक्ष में बोल रहा हो। तो सेमिनार में भाग लेने से हमारी ये संवेदनशीलता, हमारी ये इन ऐसी भावनाओं का विकास होता है कि हम विरोधी पक्ष के दृष्टिकोण को भी ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, सहन करते हैं। नहीं, कई बार ऐसा होता है आवेश में, आपने देखा होगा कि कई बच्चे तुरंत आवेश में आकर उल्टा सीधा बोलते हैं कि हाँ नहीं मैं ऐसा मानता हूँ, आपका दृष्टिकोण गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेमिनार और विचार गोष्ठियों में भाग लेने से हमारे अंदर ये कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि जो विचार हमसे मेल नहीं खाते हैं, जो विचार हमारी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, उनको भी हम फेस कर सकें, उनको भी हम सहन कर सकें। विचारों की स्वच्छंदता और दूसरों से सहयोग की भावना का विकास होता है। विचारों की स्वच्छंदता और दूसरों से सहयोग की भावना। का विकास होता है। यानी कि हम सेमिनार एक ऐसा परिक्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा प्लेटफॉर्म हमको प्रदान करता है जहां पर हम खुले रूप में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे हम सही हैं या हम गलत हैं। केवल हमें विचार प्रस्तुत करने हैं, वहां पर किसी प्रकार का विवाद नहीं करना, हमें कोई झगड़ा नहीं करना, कोई मेडल नहीं लेना। केवल ये हमें एक ऐसा अवसर देता है कि हम इसके पक्ष में हैं या नहीं है, हम क्या विचारधारा रखते हैं उसको स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सके, ऐसा प्लेटफॉर्म हमें प्रदान करता है। और दूसरों के सहयोग की भावना का भी इसमें विकास होता है कि कोई व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण गलत है, तो हम अपने दृष्टिकोण से, अपने विचारों से उसे अवगत कराएं, उसको सहयोग प्रदान करें। ऐसी भावनाओं का भी इसमें विकास होता है, भावात्मक स्थिरता का विकास होता है। भावात्मक स्थिरता का विकास होता है। भावात्मक स्थिरता सेमिनार में भाग लेने से डेवलप होती है। दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास होता है। दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का भी विकास होता है। देखिए, भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों के विरोधी विचारों, दृष्टिकोण की सहनशीलता का विकास होता है। अन्य व्यक्तियों के, दूसरों की भावनाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास होता है। यानी कि अमूमन तौर पर हमें ये होता है कि हम अपने मत को सर्वोपरि मानना चाहते हैं, दूसरे के मत का हमारे नज़र में कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, विचार गोष्ठियों का आयोजन करने से क्या होता है कि हम दूसरे के विचारों को भी आमंत्रित करते हैं। अब ये उसके ऊपर है कि उसका जो विचार है वह पक्ष में है या हमसे विरोध में है, तो ये बात अलग है। तो इस ऐसे कंडीशन में हम ऑटोमेटिक उसके दूसरों के विचारों का सम्मान करना सीख जाते हैं। हम अपने इमोशंस को इतना मजबूत कर लेते हैं कि हमें क्रोध नहीं आता, हम आवेश में नहीं आते, हम उनका सम्मान करते हैं कि अच्छा आपकी दृष्टि से ऐसा है। तो फिर हम तीसरे के विचारों को आमंत्रित करते हैं कि आपकी इस विषय में क्या राय है। तो 2-4 लोगों की जहां बहुमत होता है उस दृष्टिकोण को मान्य कर दिया जाता है। भावात्मक स्थिरता भी इसमें विकसित होती है। विचारों की स्वच्छंदता, पूरी तरीके से हम स्वच्छंद होकर यहाँ पर विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों के अतिरिक्त सेमिनार से अपना दृष्टिकोण रखने का
देखिए इसके अलावा यहाँ सेमिनार के माध्यम से कई बार आपने देखा होगा, कई बालकों में, कई व्यक्तियों में ज्ञान बहुत होता है, कई व्यक्तियों के पास ज्ञान बहुत होता है, उनका ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता है, लेकिन उनका वाणी क्षेत्र विस्तृत नहीं होता, वह बोल नहीं सकते या अपने विचारों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे विचार गोष्ठियों के आयोजन से अपने मत को, अपने दृष्टिकोण को रखने की क्षमता का भी, अपने दृष्टिकोण को रखना और स्पष्टीकरण करना और मांगने के व्यवहारों का भी विकास होता है। अपने दृष्टिकोण को रखना, अपने दृष्टिकोण को रखना, स्पष्टीकरण करना और मांगना। यानी मांगना क्या, विचार आमंत्रित करना। हम ये नहीं मान सकते अहम सर्व, मतलब मैं सर्वोपरि हूँ, ऐसा नहीं मान सकते, दूसरों के विचारों को भी हम आमंत्रित करते हैं। तो ऐसी क्षमताओं का विकास विचार गोष्ठियों के माध्यम से किया जाता है, सेमिनार्स के माध्यम से किया जाता है। प्रश्नों की पूछना, प्रश्नों के उत्तर देने की कुशलता, यानी पूरी तरह से मौखिक अभिव्यक्ति हमारी सुदृढ़ हो जाती है। किसके माध्यम से, विचार गोष्ठी के माध्यम से, सेमिनार टेक्निक के माध्यम से। अपने विरोधी दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना, कोई किसी का विरोधी दृष्टिकोण है तो उचित तर्क देना सीखना, उचित तर्क से उसे चुप कराना या उसे उसके विचार से, उसके दृष्टिकोण से सहमत होना, ये सारी चीज़ें हमारा डेवलप होती हैं और हमारे व्यवहार में क्या आ जाता है, हमारा व्यवहार पूरी तरह से संतुलित हो जाता है विचार गोष्ठियों के माध्यम से, विचार गोष्ठी या सेमिनार प्रविधि के माध्यम से। तो ये मैंने आपको विचार गोष्ठियों प्रविधि के उद्देश्यों के विषय में चर्चा कराई थी कि दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा भावात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में हमने बताया संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, आलोचना करना और अपने अनुभव का किसी प्रकरण से संबंधित स्पष्टीकरण करना, दूसरों के विचारों के प्रति संवेदनशीलता रखना। इस प्रकार के गुण हमारे अंदर डेवलप होते हैं। और भावात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत कि सभी विचारों से सहमत होना, किसी का विचार गलत है, किसी का दृष्टिकोण गलत है तो उसको उचित तर्क द्वारा शांत करना, दूसरों के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखना, अपना प्रश्न पूछना, प्रश्नों के उत्तर देना, पूछे गए प्रश्नों के सटीक कम शब्दों में उत्तर देना, अधिक स्पष्ट उत्तर देना, अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना, ये सारी चीज़ें हमारी भावात्मक उद्देश्यों से के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इस प्रकार से इन सेमिनार्स के माध्यम से हमारा व्यवहार पूरी तरह से संतुलित हो जाता है। हमें तुरंत आवेश की आवश्यकता नहीं होती, हमारे अंदर धैर्य, सहनशीलता, संवेदनशीलता आदि गुणों का विकास भी हो जाता है। इसके साथ साथ ही हमारे ज्ञान क्षेत्र में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, हमारा ज्ञान विस्तृत होता है। क्योंकि एक किताबी ज्ञान हमने लिया हो और उस पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की हो तो वह ज्ञान आगे नहीं जा सकता, वह रटा रटाया ज्ञान होता है। लेकिन ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से हम जब फेस टू फेस एक दूसरे से बातचीत करते हैं किसी बिंदु को लेकर, किसी समस्या को लेकर, तो हमारा दृष्टिकोण भी विस्तृत होता है, हमारा देखने का नजरिया भी बदलता है। हम गलत को गलत और सही को सही कहने की भावना हमारे अंदर डेवलप होती है, हमारा जो आदत है वह हमारे अंदर डेवलप होती है और हम समाज की करंट समस्याओं से भी अवगत हो सकते हैं कि वास्तव में ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसी भावनाओं से भी हम अवगत होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विचार गोष्ठी प्रविधि का जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य रखे गए हैं कि इसके द्वारा व्यक्ति में ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस प्रकार की गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, तो वह हम सोचते हैं कि आज के दौर में वह सबसे सही माध्यम है। क्योंकि आज सभी व्यक्ति अपनी अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, अपने अपने दृष्टिकोण, और आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, आवेशित हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बिंदु, कोई समस्या अगर उत्पन्न हुई है तो उसके विषय में हमें पूरा अवलोकन कर लेना चाहिए, पूरा निरीक्षण कर लेना चाहिए, पूरा मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ऐसी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, तब हम उस समस्या का क्या निकाल पाएंगे, समाधान निकाल पाएंगे। तो ये हमारे
विचार गोष्ठी प्रविधि के उद्देश्य थे। इसके विषय में विस्तृत रूप से अब हम आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।